इसमें हमको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। मुर्गा दारू वाला फिर से वीडियो चलाइएगा क्या? देखिए, हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हम कोई मुर्गा दारू का नहीं चलाते, हम तो कलम वाला वीडियो चलाएंगे। ऐसे लिए जा रहे हैं शहरी बिल का, बिजली का, और उनके यहाँ जो बिजली मिल रहा है वो ग्रामीण बिजली। पंचायत में हम थे तो मुखिया द्वारा कुछ किया जा रहा था, वार्ड सदस्य द्वारा कुछ किया जा रहा था, नगर परिषद में हम जैसे आए तो वो तो वही वाले कहावत है, ना घर की रहा ना घाट का रहा। तो इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं जनप्रतिनिधि को, वो वोट बहिष्कार करने तक की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ इनको विकास के लिए, इनकी शिक्षा विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। निर्णय लेना है कि कैसा हमको प्रतिनिधि चाहिए, कलम बांटने वाला चाहिए या बोतल बांटने वाला चाहिए। तो सरकार में आते ही सबसे पहला हथौड़ा कहाँ चलाए थे? दारू पैसा को लेकर के एक मतदाताओं के बीच में एक सीधे उतर रहा। हमारे पास कोई दारू पीने वाले आते हैं, ना कोई मुर्गा खाने वाले आते हैं, और ना ही हम दारू पिलाते हैं और ना ही मुर्गा खिलाते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो धज्जे उड़ाएंगे। इनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। पार्टी का नाम लेते हैं जो, देखिए ये साम दाम दंड भेद वही लोग यूज़ कर रहे हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है, जिन्होंने काम नहीं किया। यहाँ की दुकानदारों की, यहाँ की होटल मालिकों की, यहाँ के जो टूरिस्ट एजेंसीज हैं, मतलब कि टूरिस्ट की जो भी यहाँ पे लोगों को जितना आना जाना पहले हुआ करता था, अचानक से एकदम धड़ाम से वो ग्राफ गिर चुका है। और इतना हॉर्न उनके कान को ख़राब करता है कि वो चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि बोधगया का रेपुटेशन ख़राब होता है। व्यवस्था पर भी मुझे बहुत काम करना है। दुमहान से लेकर के कम से कम महाबोधि मंदिर जो है वहाँ तक नो हॉर्न जोन होना चाहिए। ई रिक्शा है जो अलग लेन में चले, साइकिल है और ई रिक्शा एक लेन में चले, मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन है जो एक लेन में चले, और पैदल चलने वालों के लिए अलग से व्यवस्था हो। दुकान एक रो में नहीं लगता था, दुकानदार हमेशा भयभीत रहते थे। महीना में 3 बार उनको हटा दिया जाता था, 3 बार लगा दिया जाता था। वाटर के लिए पर्यटकों को विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग वाटर ATM लगाए थे मुख्य पर्यटक स्थल पे, सभी कॉर्नर प्लेस। इनका मतलब होता है कि 24 घंटा आप साफ सफाई में रहें। तो चकाचक हो गया, बोधगया होना चाहिए। लोग बोलते थे कि नोटिस लीजिए और ऑफिस में जाके साहब से मिलिए। अरे साहब से मिलने के बाद बोलते थे कि आपका मकान का नक्शा नहीं, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा और मुकदमा भी किया जाएगा। नमस्कार, देखिए आज हमारी मौजूदगी जो है बोधगया नगर परिषद क्षेत्र के जाने माने नेता संजय यादव जी के साथ है, और संजय यादव जी के साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और इस पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, और सवालों का भी सिलसिला जो है जारी होगा, शुरू होगा, और इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों का जो है जवाब भी इनसे लेंगे। सबसे पहले सर, इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अब देखिए, आप जो है इस बार जो है चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं। उपचुनाव का जो नगर परिषद क्षेत्र में जो उपसभापति के लिए जो उपचुनाव चल रहा है, उसको लेकर के बोधगया में सियासी बाज़ार गर्म हो चुका है। और सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब आप राजनीति क्षेत्र में आने से पहले क्या करते थे और उस समय संघर्षों का दौर आपका कैसा चल रहा था। मैं बताना चाहूँगा कि राजनीति में आने से पहले मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर था। मैं अपने फिजियोथेरेपी काल में अनेक पोस्ट पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। इसमें हमको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी मिल चुका है फिजियोथेरेपिस्ट में। जी। तो जोली मैगजीन एक संस्था है जो यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और अमेरिका, इटली, जो यूरोपियन कंट्री है उसको मिला करके एक यूनियन है, उसके द्वारा एडेस्टिव गोल्ड मेडल 2012 में मुझे प्राप्त हो चुका है। राजनीति में मेन आने की वजह है कि लोगों का इच्छा था कि आप सोशल वर्कर अच्छा हैं, समाज सेवा करते हैं, लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, असहायों को मदद करते हैं, तो अगर आप पॉलिटिक्स में आते हैं तो और भी बेहतर कर सकते हैं। मतलब इस तरह से एकदम 360 डिग्री पे आप टर्न मार दिए। एक तरफ जैसे जो फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते एक डॉक्टर थे, लोगों को इलाज कर रहे थे, और फिर जो है आप विकास के तरफ पहुँच गए। देखिए, दोनों का उद्देश्य तो एक ही है ना, समाज सेवा, सोशल वर्क। क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देते थे लोगों को, पोस्ट पोलियो लोगों को, तो वो भी मुफ्त का था, और अभी जो राजनीति में आने का जो सेवा दे रहे हैं वो भी मुफ्त का है। सरकारी योजना का लाभ उनको दिलवाना, उनका हक को दिलवाना, ये भी तो मुफ्त का ही है ना। तो दोनों तो सोशल वर्क ही है।
मतलब सरकार के तरफ से जो भी योजनाएं आ रही है उसको लोगों को 100% पहुंचाना। जी जी, बिल्कुल धरातल पे उतारना, सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच जा कर के बताना कि ये सरकार का योजनाएं हैं, ये आपके हित में है, ये आपको मिलना चाहिए और ये निःशुल्क मिलना चाहिए। ये मतलब कि ज़बरदस्त तरीके से आपने, तो अब ये काम जो सोशल वर्कर वाला जो आप काम किए, सोशल वेलफेयर का जो आप काम किए, उसके बाद से अचानक से राजनीति में उतरे, तो उसका क्या सिचुएशन बना, कैसे आप जो है अचानक से राजनीति में आ गए? देखिए, मेरा राजनीतिक क्षेत्र बोधगया नगर पंचायत था। अभी 2020 में नगर पंचायत से प्रमोट होकर के ये नगर परिषद हो गया। तो नगर पंचायत क्षेत्र में पहले 19 वार्ड हुआ करते थे। तो लोगों का कहना था कि जो पूर्व से सरकारें यहाँ बनती आ रही हैं, चलाती आ रही हैं, और लोग संतुष्ट नहीं थे। लोग बहुत रहमाम थे, वो चाहते थे कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा समाज सेवी, एक अच्छा सोशल वर्कर आए और हम लोग को उनके कार्यकाल से निजात दिलाए। तो मैं यहाँ लोकल जनता, बोधगया के लोकल जनता के कहने पर राजनीति में आया। जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनकी मांग बढ़ी कि समाज सेवा के साथ साथ जो है राजनीति में उतरिए, उसके साथ जो है आप सेवा कीजिए। तो बड़ा दिलचस्प कहानी है। अब एक बात बताइए कि जिस प्रकार से पहले जो नगर पंचायत, अभी जैसा कि आपने जिक्र किया कि नगर पंचायत हुआ करता था, तो नगर पंचायत में मतलब कि उस समय क्या स्थितियाँ थी और आपके आने के बाद स्थितियाँ में बदलाव कैसे आया और किस तरह से आप लाए, ये मतलब कि आगे और पीछे दोनों की चीज़ें बताने का प्रयास कीजिए थोड़ा। देखिए, जिस समय नगर पंचायत का चुनाव जब 2012 में, पहला चुनाव मैं 2012 में लड़ा न्यू तारेडी वार्ड नंबर 13 से, तो मैं चुनाव हार गया, मेरी पत्नी चुनाव जीत गई, मनोरमा देवी। तो 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे थे? 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। तो मतलब एक सीट पे पति, एक सीट पे पत्नी। हाँ। आप हार गए और पत्नी जीत गई। पत्नी जीत गई। मैं चुनाव इसलिए लड़ रहा था कि उनको सपोर्ट करने के लिए और सीट अधिक लाने के लिए, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव पहले वार्ड पार्षद के द्वारा किया जाता था और अभी फ़िलहाल है कि जनता के द्वारा किया जा रहा है। 2022 से जो नया नियम लागू हुआ है, तो चेयरमैन बनने के लिए आपको अधिक से अधिक वार्ड जीतना होता होगा। तो इसलिए 2 वार्ड से चुनाव लड़े थे। तो मैं चुनाव हार गया और पत्नी चुनाव जीत गई। तो उनके समर्थन से मैंने चेयरमैन के लिए इलेक्शन फाइट किया, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1 वोट से चुनाव हार गए। अच्छा, उस समय तो अब तो डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन उस समय जो है जीते हुए वार्ड जो है वो लोग सारा वोटिंग करते थे, उसी से चेयरमैन और उप चेयरमैन का चुनाव होता था। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 19 वार्ड थे, उसमें से 10 पार्षद आपको अपने पक्ष में रखना होता था आपको अपना चेयरमैन बनाने के लिए। तो किसी कारण बस हमारे पास 9 ही लोग हो पाए थे, तो हमारी सरकार नहीं बन पाई थी। बीच में हम जनता सेवा में लगे रहे, लोगों का सेवा करते रहे। मेरा जो भावना था वो आहत नहीं हुआ, मैं लगातार वर्क करते रहा। फिर जा कर के 2017 में फ्रेश चुनाव हुआ। 2017 में फिर से पत्नी विजय हुई। उनको जिताने के लिए मैंने अपना सीट त्याग कर दिया। मैंने फिर से उनको ऑफ़र किया कि आप ही चुनाव लड़िए, मैं आपको समर्थन में रहूँगा। फिर उसके बाद सभी के समर्थन से, सभी वार्ड पार्षदों के समर्थन से नगर पंचायत में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन दोनों अपने फेवर के लोग बने। और उसके बाद क्या स्थिति परिस्थिति थी, उसके पहले वाली सैनिटेशन में समस्या था। सैनिटेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा था। लोगों का जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोग वंचित थे। नाली गली की समस्याएं थे, शौचालय का अभाव था। लोग ओपन डिफिकेशन करते थे, वो लोटा लेकर के मैदान में सुबह सुबह जाते थे। तो ये सब चीज़ें, ऐसे इंटरनेशनल टाउन अच्छा नहीं लगता था। इन सारे कामों में मेरे द्वारा बोधगया को सबसे पहले तो SBM स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो भारत सरकार का योजना, जैसे 2012 में आप चुनाव लड़े, उस समय 1 वोट से आप रह गए। फिर जो है 17 में चुनाव हुई जी। 17 में फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ पे आपकी वार्ड के तो चुनाव जीते हैं, उसके बाद फिर आपका जो है किस पद पे गए, कैसे उस पद को हासिल किए? देखिए, 2017 का चुनाव तो हम बताए ही पहले ही कि 2017 में पार्षदों के समर्थन से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद का सेवा देने का मौका मिला। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद के लिए पार्षदों ने मुझे
नियुक्त किया कि नहीं, आप दोनों पद के हकदार हैं, दोनों सक्षम है चलाने में, इसलिए दोनों को चलाइए आप, और हमारे फेवर में समर्थन दिए। पूरी नगर पंचायत मतलब आपके मतलब मैनेजमेंट से चल रहा था? मैनेजमेंट से चल रहा था। तो अब तो फिर आपको 5 साल 2012 में जीते, उस समय 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 2017 में आप जब जीते तो उस समय आपके साथ सरकार है, आप सरकार में चले गए। तो सरकार में आते ही सबसे पहला हथौड़ा कहाँ चलाए थे? देखिए, बोधगया की जनता काफ़ी त्राहिमाम थी भवन निर्माण को लेकर के। यहाँ का जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्सनल घर होते हैं, पर्सनल घर होते हैं, होटल्स होते हैं, गेस्ट हाउस होते हैं, या तो मोनेस्ट्रीज थे, यहाँ के लोग काफ़ी परेशान थे। भवन निर्माण के लिए जैसा कि जानते हैं, अब बायलॉज है म्यूनसिपैलिटीज़ में कि आपको नक्शा पारित करवाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो गरीब तबके के लोग थे वो नक्शा पारित करवाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन नगर पंचायत के द्वारा उनको एक नोटिस भेज करके वसूली करवाया जाता था। सबसे पहले हम ये मतलब कि अगर हम घर बना रहे हैं तो हमको नगर पंचायत से नोटिस आ जाया करता था। लोग बोलते थे कि नोटिस लीजिए और ऑफिस में जाके साहब से मिलिए। अरे साहब से मिलने के बाद बोलते थे कि आपका मकान का नक्शा नहीं, आपका मकान तोड़ दिया जाएगा और मुकदमा भी किया जाएगा। तो लोग काफ़ी भयभीत रहते थे। घर मकान इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट प्रॉपर ढंग से नहीं चल रहा था। अच्छा, तो उसमें आपने जो है आते ही उस सबसे पहला हथौड़ा आपने नोटिस बंद करवाया? सबसे पहले 2017 से 22 तक किसी से पूछ लीजिए, कोई नोटिस नहीं किसी भी प्रकार का। सबका भवन निर्माण लीगल तरीके से करवाया गया। सारे लोगों को भवन निर्माण के लिए जो नक्शा पारित होता है वो लोगों को ऑफिस बुला करके नक्शा पारित करवाने में मदद करके नक्शा पारित करवा दिया गया विदाउट शुल्क। उसके अलावा और भी सैनिटेशन को लेकर के, साफ सफाई जो भी है, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के क्या आपका ये रहा? देखिए, जैसे सब लोग जानते हैं कि साफ सफाई का व्यवस्था पहले 2 टाइम हुआ करता था बोधगया में, और बोधगया इंटरनेशनल टाउन है। यहाँ पर्यटक 24/7 आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हमने 3 टाइम सफाई करवाया, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। इवनिंग शिफ्ट में शाम 6 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक, यानी कि बोधगया 24 घंटा क्लीन कैसे रहे, इस पर हमारा विशेष पहल रहा और सफाई 3 शिफ्ट में करवाना शुरू किया। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन नहीं होता था, जैसा कि जानते हैं अभी हमारा ही दिन है कि वो 3 टाइम साफ़ सफाई होता है। लोग घरों तक जाते हैं, कूड़ा लेकर के आते हैं, ऑफिस एक डंपिंग पॉइंट पे डंप किया जाता है, कूड़ा का सेग्रीगेशन होता है। अब मतलब कि आपके घर से जो है, जो भी हो पब्लिक प्लेस है, वो वहाँ से 3 बार जो है कूड़ा कलेक्शन, साफ सफाई की काम किया जाता है। वो प्रचलन आपके समय, आप जब चला रहे थे नगर पंचायत, उस समय ये शुरू किया गया? जी, पहले जो साथ व्यवस्था था ये सिर्फ 2 टाइम साफ सफाई किया जाता था, और अभी है जो 3 टाइम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 टाइम का मतलब होता है कि 24 घंटा आप साफ सफाई में लगे। तो चकाचक हो गया, बोधगया होना चाहिए। ये काम हमारे कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। और पानी को लेकर के क्या? ड्रिंकिंग वाटर के लिए पर्यटकों को विशेष ध्यान में रखते हुए हम लोग वाटर ATM लगाए थे मुख्य पर्यटक स्थल पे, सभी कॉर्नर प्लेस पे, जैसे कि नोट 1 हो गया, एम्बेसी मोड़ हो गया, चिल्ड्रन पार्क हो गया, ऑफिस के समीप जो नगर पंचायत का ऑफिस था वहाँ हो गया। सभी जगहों पे वाटर ATM लगाया गया था, जिससे पर्यटक आए तो वो शुद्ध और स्वच्छ जल अपना भर सकें मुफ्त में। मतलब कि आपने ज़बरदस्त तरीके से उस समय काम किया जी। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर दोबारा चुनाव, तो फिर वो नगर परिषद हो गया, परिसीमन चेंज हो गया। तो जब परिसीमन चेंज, अच्छा एक चीज़ और बताइए आप कि जब 5 साल आपने नगर पंचायत को चलाया तो उस दरमियान कभी कुछ ऐसा लगा कि और भी चीज़ें जो है हमको छूट गया था, उसको करने की ज़रूरत? क्योंकि देखिए ये बोधगया जो है इंटरनेशनल हेरिटेज है, और इंटरनेशनल हेरिटेज के लिए जितना काम किया जाए वो उतना कम लगता है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर्स अलग होते हैं, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से पैरामीटर्स यहाँ पे उसकी जो है मेजरमेंट की होती है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि बोधगया के लिए और कुछ क्या करना चाहिए
और नई नई चीज़ें क्या होनी चाहिए, इसकी और किस लेवल से स्टडी होनी चाहिए। आप ऐसे भी पीएचडी कर चुके हैं, जहाँ तक जो जानकारियाँ मिली मुझे है कि नगर पंचायत को लेकर के आप पीएचडी किए हैं। क्या रिसर्च क्या था आपका? रिसर्च मेरा टॉपिक था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, एनालिटिकल स्टडी ऑफ बोधगया नगर पंचायत। देखिए, जो काम छूट गया, आपने बताया कि जो क्या काम छूट गया है जो आप करना चाहते हैं बोधगया में। बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे फुटपाथ में दुकानदारों का, दुकान एक रो में नहीं लगता था, दुकानदार हमेशा भयभीत रहते थे, महीना में 3 बार उनको हटा दिया जाता था, 3 बार लगा दिया जाता था। मैं अपने कार्यकाल में उन लोगों को व्यवस्थित किया कि चिल्ड्रन पार्क की तरफ से दुकानें कहाँ लगेंगी, बिरला धर्मशाला के पास दुकानें कहाँ लगेंगी, जयप्रकाश उद्यान के साइड में दुकानें कहाँ लगेगी, एसबीआई से लेकर के बीटीएम से दुकानें कैसे लगेंगी, क्योंकि यहाँ के लोग बार बार विस्थापित हो रहे थे तो बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। मैंने उनका एक प्रकार से कहा जा सकता है कि मोटा मोटी ये परमानेंट व्यवस्था फुटपाथियों का हो गया है, लेकिन अभी उसमें और भी काम करना है। जैसे फुटपाथियों का हम एक कोर्ट बनाना चाहते हैं, एक जोन बनाना चाहते हैं कि जहाँ हैंडीक्राफ्ट का शॉप हो, वहाँ लगातार कुछ दुकानें 10, 20, 50 जो भी हो, वो हैंडीक्राफ्ट का हो। कोई कॉटन का सामान बेच रहा है, कपड़ा बेच रहा है, तो एक लाइन पूरा ये कॉटन का हो। कोई फूड बेच रहा हो, चाउमीन है, मोमो है, और जो इंडियन फूड है, चाय है, कॉफ़ी है, जो बेच रहे हैं, फूड कोर्ट एक साइड हो, माला फूल की दुकानें एक तरफ हो, एक जोन जो है जोन। इससे क्या कैटेगराइज हो, जोन कैटेगराइज हो, उससे इजी होता है लोगों को पकड़ना। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये व्यवस्थित लगेगा और लोग बाहर से आएंगे तो उनको लगेगा कि अट्रैक्टिव सच में इंटरनेशनल शहर में हम आ चुके हैं। ये व्यवस्थाएं मैं उन लोगों के लिए करना चाहता हूँ। दूसरी है कि बहुत सारे पर्यटक आते हैं जो शाम को होटल से बाहर निकलते हैं तो चाहते हैं कि बोधगया का नज़ारा थोड़ा सा पैदल चल कर लिया जाए। अभी यहाँ पेडेस्ट्रियल का व्यवस्था नहीं है, तो मैं यहाँ आए पर्यटकों के लिए पेडेस्ट्रियन का निर्माण करना चाहता हूँ कि जो पेडेस्ट्रियल यहाँ बने, वहाँ शाम को टूरिस्ट निकले। और ये प्लान है कि एक ई रिक्शा है जो अलग लेन में चले, साइकिल है और ई रिक्शा एक लेन में चले, मोटर वाहन, हल्का मोटर वाहन है जो एक लेन में चले, और पैदल चलने वालों के लिए अलग से व्यवस्था हो, जिसमें बोधगया का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, प्लांटेशन हो जाएगा, जगह जगह पे बैठने का व्यवस्था हो जाएगा, तो काफ़ी रमणीक लगेगा। कोई भी पर्यटक आएंगे तो मालूम चला कि सुबह निकले मॉर्निंग वॉक में तो दुभान जा रहे हैं, बीच बीच में गाड़ियाँ अभी चल रही हैं तो डरते हैं, हॉर्न है। अब तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत टाइट हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रैफिक हो चुका है, ये भी एक बड़ा चैलेंज वाला काम है। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था पर भी मुझे बहुत काम करना है। दुम्हान से लेकर के कम से कम महाबोधि मंदिर जो है वहाँ तक नो हॉर्न जोन होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटक क्षेत्र है और पर्यटक आते हैं और इतना हॉर्न उनके कान को ख़राब करता है कि वो चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि बोधगया का रेपुटेशन खराब होता है। इंजॉयबल मूड जो होता है वो जी बिल्कुल वो इरिटेट हो जाते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। ये बहुत सारी कंप्लेनें हैं और इनको ठीक करना होगा। तो ये लगातार जो है माँ बोधि में अभी एक चीज़ और हो रही है कि बोधगया में पर्यटक जो है पिछले साल अभी का जो सीज़न, जो गुजरा हुआ सीज़न है, उसका स्थिति बहुत ख़राब रहा है। यहाँ के दुकानदारों की, यहाँ के होटल मालिकों की, यहाँ के जो टूरिस्ट एजेंसीज़ हैं, मतलब कि टूरिस्ट की जो भी यहाँ पे लोगों का जितना आना जाना पहले हुआ करता था, अचानक से एकदम धड़ाम से वो ग्राफ गिर चुका है। और इसका तो सीधे डायरेक्ट असर और इनडायरेक्ट दोनों तरह से कहिए कि सीधे बोधगया के आम जन के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। पिछला साल सीजन अच्छा नहीं रहने का एक वजह और है कि जो पूजनीय दलाई लामा जी हर वर्ष आते थे 1 महीने के लिए यहाँ प्रवास पे, पिछले साल उनका प्रवास यहाँ नहीं हो पाया, क्योंकि जब वो बोधगया में उपस्थित होते हैं तो वो टीचिंग देते हैं। उनका टीचिंग सुनने के लिए जितने भी बौद्धिस्ट मॉन्क हों या तो सिविलियन हों, सभी लोग बोधगया में आते हैं, उनके पीछे पीछे उनके फॉलोवर्स आते हैं। तो दलाई लामा जी नहीं आए तो उनके फॉलोवर्स भी नहीं आए, इस कारण भी बिजनेस पर असर पड़ा है। चलिए, ये तो विकास की बातें हुई और अभी चुनाव का दौर चल रहा है, उपचुनाव चल रहा है जी। अब थोड़ा सा हम लोग उपचुनाव के ऊपर भी चर्चा कर ले। जैसा कि आप भी चुनावी क्षेत्र में हैं और भी कई लोग हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोगों का चल रहा है ध्रुवीकरण,
आदमी हर अपना अपना कैंडिडेट चाह रहा है कि ध्रुवीकरण करे, उसके लिए हर तरह के साम दाम दंड भेद का जो है प्रयोग कर रहे हैं। देखिए, ये साम दाम दंड भेद वही लोग यूज़ कर रहे हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है, जिन्होंने काम नहीं किया है। तो जब काम नहीं करेंगे तो साम दाम दंड भेद ये तो वही लोग अपनाएंगे ना। काम करने वाले लोग तो ये नहीं अपनाएंगे कभी। पोलराइजेशन को लेकर के ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई जात का लेकर के काम कर रहा है, कोई गठबंधन की बात करके, मतलब तरह तरह की बातें यहाँ पे चल रही है। चूँकि ऐसा तो ये चुनाव है नहीं। देखिए, यहाँ नहीं कोई कास्ट फैक्टर है और नहीं कोई किसी प्रकार का पार्टी का मुद्दा है। यहाँ आम जनता के द्वारा चुने जाना है और आम लोग ही खड़े हैं। इसलिए ये अगर कोई पार्टी स्तर की बातें करते हैं तो वो बेकार की बातें हैं। उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो धज्जियां उड़ाई जा रही है। इनके ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए, सीधी सीधी बात है। पार्टी का नाम लेते हैं जो व्यक्ति, तो उस संबंधित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा उस पद का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए। अब देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका बीच में एक वीडियो कुछ समर्थक द्वारा बनाया गया था, वो ज़बरदस्त तरीके से मुर्गा, दारू, पैसा को लेकर के एक मतदाताओं के बीच में एक सीधे उतर रहा है। देखिए, ये मेरा कोई आइडिया नहीं है। हम लोग दारू मुर्गा वाले व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग जो हैं कलम बांटने वाले हैं। हम लोग ये देखिए विद्यार्थियों को पेन देते हैं। हम लोग, हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो पेन एंड पेपर से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ना हमारे पास कोई दारू पीने वाले आते हैं, ना कोई मुर्गा खाने वाले आते हैं, और ना ही हम दारू पिलाते हैं और ना ही मुर्गा खिलाते हैं। ये पेन बांटते हैं, शिक्षा अलग जगाते हैं। जो भी हमसे जुड़े हैं अभी तक, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, सभी युवा जुड़े हैं एक शिक्षा, ये पेन के लिए जुड़े हैं, खाने पीने के लिए नहीं जुड़े हैं। नहीं तो मतदाता तो हर तरह के होते हैं, तो चूँकि हर तरह के लोग होते हैं, और उसको आप कैसे संभालिएगा? जो देखिए, मतदाता जो युवा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो संभालेंगे। ये चुनाव मेरा नहीं है, यहाँ के युवाओं का चुनाव है, यहाँ के पढ़े लिखे मतदाताओं का चुनाव है। ये उनको निर्णय लेना है कि कैसा हमको प्रतिनिधि चाहिए, कलम बांटने वाला चाहिए या बोतल बांटने वाला चाहिए। निर्णय उनका है। ये मतलब इनडायरेक्ट वे में ज़बरदस्त चोट दे रहे हैं आप। ये चोट की नहीं, हकीकत है ये ना। ये तो हकीकत बता रहे हैं कि मेरे द्वारा तो ये सेवा देना सोचना बड़ा मुश्किल काम है। ये सोच ही नहीं सकते हैं। उस तरफ मेरा ध्यान कभी जाता ही नहीं है। नहीं, देखिए, जैसे आप मान लिया जाए कि जैसे पिछले सरकार में आए, इस बार भी सरकार में अगर आ जाते हैं तो आपके पास तो पब्लिक हर तरह के आएंगे। बिल्कुल। तो आपका वैसे लोगों के लिए क्या प्रयास होगा जो लोग जो है, ठीक है, वो किसी भी परिस्थिति में वो पढ़ लिख नहीं पाए, उनका माइंड सेटअप उस प्रकार का नहीं हो पाया, या उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाया, क्योंकि हर तरह के लोग हैं और नेता को तो हर तरह के लोगों को लेकर के चलना ही पड़ता है। तो उन लोगों के हिसाब किताब के लिए आपको तो कुछ पैरामीटर्स तो फिक्स करने पड़ेंगे ना, कि हम अगर आते हैं तो कुछ लोग जो हैं इनको विकास के लिए, इनकी शिक्षा विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, मोटा मोटी बात है कि समाज में हर प्रकार के लोग रहते हैं, तो सरकार के द्वारा हर प्रकार के लोगों के लिए फैसिलिटी भी है। बिल्कुल। सरकार के द्वारा यहाँ स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा है, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, बैंक लोन, ये सारा कुछ तो करवाया जा रहा है ना। तो लोगों को जो जिस प्रकार के लोग हैं उस प्रकार का सेवा दिया जाएगा। जो लोग अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। ठीक है, उनका उम्र अगर पास कर गया तो उनका स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट करके स्वावलंबन का जीवन जिएंगे, वो आत्मनिर्भर बनेंगे, उनको रोज़गार दिया जाएगा। सबसे ज़्यादा अभी जो है महिलाएं हैं, और कहा जाता है कि महिलाएं अगर पढ़ी लिखी हो जाए और उनके पास स्किल्स हो जाए तो आर्थिक ग्रोथ में सब मतलब 4 चांद लग जाते हैं। देखिए, यहाँ महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बना हुआ है और महिलाएं इसमें आगे जा रही हैं। सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, अगरबत्ती बना रही हैं, महिला समूह चला रही हैं, जिसमें महिलाओं द्वारा हर वीक में कुछ अमाउंट दिया जाता है, और उसी में से जो भागीदारी होते हैं, जैसे 100 महिला का ग्रुप है तो 100 लोग सर्टेन अमाउंट जमा करते हैं, और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसमें से 2-4 लोग महीना में लोन लेते हैं। लोन ले करके कोई सब्जी का
व्यवसाय करते हैं, कोई कपड़े का, कोई माला का व्यवसाय करते हैं, और तो उनको रोजगार सृजन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस प्रकार से वो आगे बढ़ रही हैं। उनको इसमें हमारी सरकार बनी तो उन लोगों को और एक्स्ट्रा कुछ हमारे स्तर से, नगर प्रशासन के स्तर से भी कुछ मदद किया जाएगा। क्योंकि नगर परिषद में जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात ये है कि नगर परिषद का भी क्षेत्र जो है बढ़ चुका है, और जब क्षेत्र बढ़ा है तो वहाँ के विकास का पैरामीटर, पहले वो ग्राम पंचायत में था, वो विकास का पैरामीटर जो है बिल्कुल जो है बदला हुआ है। और उन क्षेत्र, वो तो समझ लीजिए कि अभी के लिए नगर परिषद में सबसे जो नए क्षेत्र जुड़े हुए हैं पिछड़ा क्षेत्र है। देखिए, प्लानिंग 2.5 साल 3 साल पार हो गया है। 2022 में चुनाव हुआ है और 2025 चल रहा है, मोटा मोटी ये तीसरा साल कह सकते हैं। अभी तक जो उत्क्रमित वार्ड है वहाँ एक कंकड़ तक नहीं गिराया गया है। वहाँ के लोग इतना आहत हैं, इतना त्राहिमाम हैं कि आप अगर धरातल पर जा करके उनके हाल चाल पूछने जाएंगे, उनके गांव वार्ड में जाएंगे, तो इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जनप्रतिनिधि को। वो वोट बहिष्कार करने तक की बात करते हैं, क्योंकि वो आहत हैं। क्योंकि उनको तो अब ये लग रहा है कि ग्राम पंचायत में हम थे तो मुखिया द्वारा कुछ किया जा रहा था, वार्ड सदस्य द्वारा कुछ किया जा रहा था, नगर परिषद में हम जैसे आए तो वो तो वही वाले कहावत है, ना घर की रहा ना घाट का रहा। नहीं, देखिए, बिल्कुल सोचना उन लोगों का बिल्कुल सही है, क्योंकि नगर का मतलब होता है कि नगरीय सुविधा देना। और टैक्स तो बराबर उनसे वसूला जा रहा है, टैक्सेशन हुआ है, टैक्स लिया जा रहा है बराबर, लेकिन सुविधा तो नहीं दिया जा रहा है ना। तो मतदाताओं से, जो उत्क्रमित वार्ड के मतदाता हैं, उनसे तो अपील होगा कि बदलाव का समय आया है, बदलाव कीजिए, बदलाव कीजिए। डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप तलाश कीजिए, सोच समझ के निर्णय लीजिए। ये मतलब कि जो चुनाव है उसमें सोच समझ के निर्णय लेने के लिए आप अपील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले और भी लोगों के मन में सवाल भी उत्पन्न तो होते हैं कि चूंकि अभी जो बिजली है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं टैक्स वसूला जा रहा है, पैसे लिए जा रहे हैं शहरी बिल का, बिजली का, और उनके यहाँ जो बिजली मिल रहा है वो ग्रामीण बिजली मिल रहा है। अभी जैसे कि आपको जो है यूनिवर्सिटी गेट के सामने की बात कर रहे हैं, बापू नगर हो, कुलौरा हो, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वहाँ यूनिवर्सिटी के इधर जो है शहरी है, उधर जो है ग्रामीण है, तो वो नगर क्षेत्र में। देखिए, यही सब समस्याएं हैं, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं शहरी तो का और माल मिल रहा है हमें। तो यही तो समय आ गया है ना अब चेंज करने का, कि हम टैक्स दे रहे हैं शहर का और ग्रामीण जैसा सुविधा भी नहीं मिल रहा है। तो किनके द्वारा कोई जनप्रतिनिधि को आगे आकर के उनको सेवा देना पड़ेगा ना। कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता के पास मौका है अभी अपना जनप्रतिनिधि बदलने का, जो उनके समस्याओं से रूबरू हों, उनके समस्याओं को दूर करें। बिल्कुल। तो वर्तमान स्थिति में नहीं लगता कि हमारे को छोड़ करके और किसी जनप्रतिनिधि में ऐसे सक्षम हैं कोई जो उनके समस्या को समाधान कर सके। अब नगर पंचायत का जो फंड वगैरह होता है उसका एक तो वर्गीकृत वगैरह होता है, लेकिन सो ये अपने आप में सेल्फ इंडिपेंडेंट जो है ये संस्था होती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर टूरिस्ट डेवलपमेंट की बात हो, तो यहाँ पे तो जो फंड है ही, बिल्कुल है, जो फंड है, और यहाँ पे संख्या भी लोगों का जो है वो उसका फंड के अनुसार जो है, जो सेक्शन जो डिवाइड है उसके अनुसार खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, युवा हैं, जो अभी से जो 9th पास कर रहे हैं, 10th पास कर रहे हैं, 11th 12th पास करने के बाद कोई फ़ौज में जाना चाह रहा है, कोई अपनी हेल्थ को जो है सही करना चाह रहा है, तो क्या अभी नगर परिषद क्षेत्र, जो नगर परिषद के द्वारा इस प्रकार से कोई पहल की गई है, या फिर आने के बाद क्या पहल की जा सकती है? देखिए, युवाओं के लिए, युवाओं पर विशेष ध्यान देना, फिजिकल फिटनेस के लिए, देखिए, जब युवा स्वस्थ होंगे तो उनका दिमाग स्वस्थ होगा, दिमाग स्वस्थ होगा तभी तो वो आगे बढ़ेंगे। फिटनेस के लिए यहाँ एक फिटनेस केंद्र भी चाहिए। अभी वो उनका पार्क बनाया गया है, लेकिन एक ग्राउंड का यहाँ निर्माण करना होगा जहाँ युवा लोग अपना फिटनेस पर ध्यान दें, वहाँ जहाँ रनिंग करें। अभी सरकार हमारी बनती है तो सरकारी ज़मीन को चिन्हित करके एक ग्राउंड, बड़ा सा ग्राउंड बनाया जाएगा जहाँ इस क्षेत्र के युवा जा करके अपना प्रैक्टिस कर सकेंगे और फिटनेस अपना कायम कर सकेंगे। क्योंकि वो जो अभी फिलहाल में जो कालचक्र मैदान है वो तो पुरातत्व विभाग का है। वो कब पुरातत्व विभाग अपने अंडर में ले लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, कब वो बंद कर दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है,
और दूसरी बात है कि जो बिहार पुलिस हो गया, भारतीय सेना में हो गया, जो भी है डिफेंस की तैयारियां करते हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्पेशल जगह भी बोधगया में नहीं है। हम बताएं ना कि उनके लिए एक विशेष व्यवस्था करना होगा, सरकारी भूमि का चयन करके, चिन्हित करके, उसको बाउंड्रीकरण करके युवाओं के लिए वो खोलना होगा। चलिए, तो ये मतलब कि ये माना जाए कि 360 विकास के लेकर के आप चिंतित हैं। और अंततः आप क्या कहना चाहेंगे उन मतदाताओं से जो इस बार आपको बढ़ चढ़ के वोट देने वाले हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने वाले हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मोटा मोटी बात है, यहाँ के युवाओं और मतदाताओं को किसी संदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ के मतदाता काफ़ी जागरूक हैं। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जागरूकता के साथ मतदान कीजिए, लोभ लालच में नहीं पड़े, सोच समझ के मतदान करें। सोच समझ के मतदान करें, किसी के झांसे में नहीं आए। जिनको भी करें अब सोच समझ के करें। अब मुर्गा दारू वाला फिर से वीडियो चलाइएगा क्या? देखिए, हमारा उद्देश्य वो नहीं है, हम कोई मुर्गा दारू का नहीं चलाते, हम तो कलम वाला वीडियो चलाएंगे, शिक्षा अभियान। तो चलिए, ये संजय यादव जी हैं। काफ़ी अच्छा लगा हमें बातचीत करके, और इन्होंने बातचीत के दौरान जो है अपनी सारी चीज़ों पर फोकस किया, और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से नगर परिषद बोधगया को विकास का रास्ता दिखाना है और किस प्रकार से सारी चीज़ों पर फोकस करना है। और जो तमाम जो इनके जहन में बातें हैं, तमाम तरह के जितने भी चल रहे हैं कि प्लानिंग क्या होनी चाहिए एक एक युवा के लिए, महिला के लिए, हर बच्चा के लिए, बुज़ुर्ग के लिए, तमाम तरह के ये एक लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। बोधगया में कैसे इंटरनेशनल हेरिटेज होने के बाद जो है यहाँ का किस प्रकार से जो है टूरिस्टों की संख्या बढ़ाई जाए, उसको लेकर के इनकी प्लानिंग है। ये तमाम प्लानिंगें इनकी चल रही है। अगर ये जीत करके आते हैं तो इन सब मुद्दों पर काम करेंगे। बाकी इस पॉडकास्ट के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।